कल बर्जन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात शुरू हुए, मगर इन मुज़ाकरात के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का सिलसिला जारी रहा, जिसने तकरीबन इस सारे मुज़ाकरात के प्रोसेस को ऑलमोस्ट सैबोटाज कर दिया था अगर पाकिस्तान बतौर सालिस जो है अपना किरदार अदा ना करता। एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि ईरान का जो डेलीगेशन था वो तेहरान के लिए वापस मूव कर चुका है और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी हलकों में कल के मुज़ाकरात सेशन को एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है, क्योंकि इस सेशन के अंदर, मुज़ाकरात के सेशन के अंदर नेक्स्ट 60 डेज में जो मुज़ाकरात होंगे उसके लिए एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जेडी वैंस भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो अहदाफ अमरीका लेकर गया था इस मुज़ाकरात के सेशन में, वो चारों अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। अगले 60 दिन के अंदर ये मुज़ाकरात क्या सिमत इख्तियार करेंगे और फिर क्या चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ेगा, इस पर डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी खबर यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो शिकवा कर रहे हैं हुकूमत से कि आपने मुज़ाकरात की दावत तो दे दी है मगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इसके साथ साथ पीटीआई ने विफाक को फंड्स देना जो है वो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होने पर से मशरूत कर दिया है। और साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ये भी कह रहे हैं कि जो कश्मीर कमेटी है उन्होंने ख़त लिखकर उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। इन तमाम खबरों पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, फाइनली कल जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ, ऑल्दो ट्रंप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बट स्टिल उसकी एक पॉजिटिव आउटकम आई। 60 डेज के अंदर क्या फ्रेमवर्क होगा, मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एक ओवरऑल एग्रीमेंट जो है वो ब्रॉडर एग्रीमेंट हो गया है। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कुरान पाक का जो फरमान है ना, उसके ऊपर हमेशा से हमारा एतमाद और इत्काद जो है वो तो बहुत ठोस होता है, लेकिन अल्लाह ताला कभी ना कभी इसको फिर साबित भी करता है वो। और उसके नज़दीक इज़्ज़त देने के लिए किसी का सुपर पावर होना ज़रूरी नहीं है और किसी का थर्ड वर्ल्ड कंट्री होना ज़रूरी नहीं है, वो जिसको उसका दिल चाहे। इसके मज़ाहिर क्या हैं उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि सबोटेज किया जाए इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को जो बर्गन स्टॉक में हो रहे थे, इसके बावजूद किसी न किसी तरीके से हमारे जो फील्ड मार्शल थे वहाँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ और कतर का जो वज़ीर आज़म वहाँ थे, उन्होंने अनथिक कोशिशों से इसको सबोटेज होने से तो बचा लिया है जी। लेकिन उसकी आउटकम के बारे में मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, जो कि हम यकीनी तौर पे करेंगे। एक बात तो यह है कि इसके नतीजे में बल्कि इसके दौरान जब ट्रंप का वो ट्वीट आया तो ऐसे लगता था कि दीज मुज़ाकरात आर फूड, यानी ये तो गए। और इसीलिए वहाँ पर बहुत हैक्टिक एक्टिविटी करनी पड़ी जो सालिस थे उनको भी और ख़ुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को भी, टू सेव द प्रोसेस। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह नेतन्याहू ने हर कोशिश की कि लेबनान के अंदर आग लगाए रखे और मुज़ाकरात होने की बजाय जंग जो है वो जारी रहे, इसी तरह ट्रंप ने भी ऐसी ही हरकत की। क्यों की है, मैं इसको क्वालिफाई करूँगा कि क्यों की है। एक तो ये कि बर्गन स्टॉक में जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले जो कुछ मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में हुआ था और फिर उसके बाद जो बाकी के मुज़ाकरात हुए, उनमें पाकिस्तान को एक आलमी सतह के ऊपर यानी सफारतकार जो है और अमन का प्याम्बर जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। इसके नतीजे में हमारे पड़ोस में क्या सफ़ाई मातम होगी वो मेरे ख्याल से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार हम कह चुके हैं। क्या खोया क्या पाया इन मुज़ाकरात में जो बर्गन स्टॉक में हुए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आउटकम क्या है, और ये मैं आपको प्रिसाइसली बता रहा हूँ, अंदाज़ा इसमें कोई नहीं है। आबना हुर्मुज़ का ऑपरेशन जारी होना, ईरान के तेल की फ़रोख्त पर से 12 अगस्त तक पाबंदी उठा लेना और जनरल लाइसेंसेस जारी कर देना, ईरानी इसासों का रिलीज़ किया जाना, वो बड़े इक़दामात हैं जो जिनमें से चंद एक के बारे में तो सांप सूंघ गया होगा नेतन्याहू को कि ये क्या हो गया। ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये चारों की चारों आउटकम जो हैं दे आर इन फेवर ऑफ ईरान जी। अभी तक तो यही हुआ है ना, तो इन चारों का बेनिफिशियरी कौन है वो आप तय कर लें, एक बात। दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू अभी भी कोशिशें कर रहा है और कल ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो इसी सिलसिले की कड़ी थी। मुझे लगता है वो गर्दन तोते की फिर मरोड़ी उसने, फिर अचानक एक ठा करके बयान आ गया जो नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग, नॉट इवन जेडी वैंस। उसको भी पता नहीं था कि पीछे तो नहीं छोड़ी जाएगी जी। तो वो दरफंतरी जो छोड़ी गई वो बिल आखिर कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन असल बात क्या है, असल बात यह है कि ये जो आउटकम मैंने आपको बताई है ना कि ये 4 चीज़ें हुई हैं और चारों की चारों ईरान के हक में, इससे तवज्जो हटाने के लिए सॉरी कि मीडिया ना बरस पड़े इसके ऊपर, ट्रंप ने वो ट्वीट किया।
किस हद तक वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए वो तो अलग है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं कि ये है आउटकम अब तक के मुज़ाकरात की। और अब वहाँ पर रोड मैप जो है चूँकि तय हो गया है, फाइनल हो गया है, 60 रोज़ में दीगर जो मसाइल हैं उनके ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू और नताइज जो है वो अखज़ होते रहेंगे। जी, इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में न सिर्फ ये कि लिबनान पर जंगबंदी नाफिजुल अमल हो गई है, बल्कि नेतन्याहू को अपनी फौजें वहाँ से वापस ले जानी पड़ेंगी। इंतहाई ढिठाई से उसके जो सहमूनी वज़ीर है वो बयान दे रहे हैं, हम फलां पहाड़ी पर से कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे, हम फलां से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये तय हो गया है कि इसराइल की फ़ौजें लिबनानी इलाके खाली करके लिबनान की अफवाज के सुपुर्द करेंगी। दैट मीन्स वो जो ये था नेतन्याहू का रवैया मैं नहीं मानता, दैट हैज़ ऑल्सो बिन प्रूव्ड। लेकिन बुखारी साहब, नेतन्याहू तो कॉन्स्टेंटली बयान दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह में अपनी बफर जोन लिबनान में अपनी बफर जोन जो है उसको बनाए रखेंगे। तो आपको लगता है कि इसराइल अबाइड बाय करेगा? अमेरिका इसके अब्बा हजूर को भी करना पड़ेगा, इसलिए कि उसके अब्बा हजूर राजी हो गए हैं इसके ऊपर। आप समझ नहीं ना, जब अमेरिका इसके ऊपर राजी हो जाएगा तो नेतन्याहू की मजाल नहीं है। आपके सामने है ना, जेडी वैंस ने भी और ट्रंप ने भी औकात याद दिलाई है ना नेतन्याहू को भी और इसराइल को भी। आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है? कल वैंस ने भी कहा बहुत कुछ। इससे पहले ट्रंप जो नेतन्याहू को पागल पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं, वो सब कुछ वो सिर्फ उसको बावर कराने की कोशिश थी कि भाई जेडी वैंस ये कहते हैं कि भाई जितना असला आपने इस्तेमाल किया है, जो गज़ा में आपने किया है, जो आपने लिबनान में किया है, जो आपने ईरान के साथ किया है, वो आपके अब्बा के पैसे नहीं थे, वो अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से वो असला सारा आपको मिलता रहा है। तो होश के नाखुन ले, औकात में आए। लेकिन बुखारी साहब, नेतन्याहू किस तरह से इन सारी जो भी कमिटमेंट्स अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, उनको मानने से किस तरह से इनकारी है वो हम देखते हैं। ये तो बुखारी साहब उल्टी गंगा बहती नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, उसे क्या कहना चाहिए अपने लोगों को कि मेरे पर बड़ी लानतें बरस रही हैं, मैंने बड़ी जिल्लत का काम किया है, हमारे हाथ से सब कुछ गया, ये कहे वो? उसने अपने इनर ऑडियंस के लिए तो यही कुछ कहना है ना। लेकिन जो तय हुआ है, जो मुआहदे का हिस्सा है, वो ये है कि लिबनानी इलाके ये खाली करेंगे, इसराइली फौजें यहाँ से वापस जाएंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इस किस्म के बयानात से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग इन मुज़ाकरातकारों के दरमियान में होगी वही प्रवेल करेगी। ठीक है बुखारी साहब, आपने भी कहा कि पब्लिक कंजप्शन के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बात तो आपकी ठीक है। AFP जो है वो रिलीज करता है एक पोल जिसमें बताया जाता है कि 92% इसराइली लोग ये समझते हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है और मुज़ाकरात यानी जो 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम है उससे भी ईरान को मुआशी तौर पर फायदा होगा। तो बुखारी साहब, पब्लिक बाय करे कि इस तरह की बातें? रुक जाइए, आगे मत जाइए। ये जो सर्वे है ये न्यूयॉर्क में नहीं हुआ है, ना ये इस्लामाबाद में हुआ है, ये इसराइल में हुआ है। इसराइल की यूनिवर्सिटी ने किया है, 4300 बंदों को इंटरव्यू किया है। तो वो जो कुछ वो कह रहे हैं, आपने चीदा तो बता दिया, मैं थोड़ी तफसील से जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि बड़ी अक्सरियत का ख्याल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे से ईरान को ज्यादा फायदा पहुंचा है। यही बात तो मैंने इब्तिदा में की ना, अब तो इसराइली कह रहे हैं। आगे चलिए। मजीद बरान 56.4 अफराद ने नेतन्याहू की जंगी हिकमत अमली बुरान से निपटने के अंदाज को नाकाम या कमजोर करार दिया। इसराइली कह रहे हैं, हमारे कहने से तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जरा आईना तो देख लिया होगा ना उन्होंने, शक्ल तो अपनी नजर आ गई होगी ना उसमें। दीज आर व्हाट द, वो कहते हैं कि सर्वे के नतीजे के मुताबिक 92.1% इसराइली शहरियों का मानना है कि ईरान इस तनाज़े में फातेह रहा है और इसे इसराइल के मुकाबले में ज्यादा फवायद हासिल हुए हैं। मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। आगे आ जाइए। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बनती तो नहीं है अमेरिकी मीडिया के साथ। वो अमेरिकी मीडिया जिसने हमेशा तारीख में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी पॉलिसियों को, उसके एम्स को हमेशा प्रोजेक्ट किया है, वो मीडिया आज बकौल ट्रंप के बदतरीन है, फेक है, जाली है और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने तो मिट्टी पलीद कर दी है अमेरिकन मीडिया की। बड़े क्रेडिबल चैनल्स लाइक CNN, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब को तो उसने रुला के रख दिया। वो क्या कहते हैं इन्हीं मुज़ाकरा, अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि पूरी सूरत हाल के ऊपर उसने एक रिपोर्ट शाया की है और वो कहते हैं कि 4 माह की जंग के बाद कोई ज़्यादा तब्दीली सूरत हाल में जो है वो रूनुमा नहीं हुई है। इसके ऊपर वो भिन्नाएंगे नहीं ट्रंप, तो और क्या करेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट पर ट्रंप आग बगोला होकर अखबार पर बरस पड़े और अपनी नाम नेहाद कामयाबियों की एक लिस्ट बयान करना शुरू की। वो क्या है?
ईरान में न फ़ज़ाइया रही है, न बहरिया रही है, न फ़ौज रही है, न मिसाइल रहे हैं, न ड्रोन रहे हैं, गई है जो कि ऑलरेडी खुली थी। ठीक है, वही मतलब कहने का ये है कि वो जाल साजी से अपनी कौम को बावर कराना चाहते हैं और मीडिया को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनको आप ना अंडरमाइन कर सकते हैं, ना उसको वाइट वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, कल जो मुज़ाकरात हुए, कल जो निगोसिएशन हुई बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई, तो उसके हवाले से जेडी वैंस क्या कह रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। बिल्कुल, मुझे तो बहुत हैरत होती है अमेरिकियों की दानिश पर भी, उनकी लीडरशिप पर भी, और उनकी लीडरशिप के बयानात के असरात पर भी। आप ये बताइए, ये कौन सी अचीवमेंट है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा? वो उसने कब कहा था मैं बनाऊंगा? वो आपने 3 मुआयने कराए उनके IAEA के इंस्पेक्टर्स के, उन्होंने तीनों ने रिपोर्ट दी कि कोई शायबा तक नहीं है दूर दूर के ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। अब आप क्या तरा रहे हैं कि वो IAEA के इंस्पेक्टर्स फिर दोबारा जाएंगे? भाई जाएं जरूर, ऑलरेडी वहां NPT के ऊपर वो सिग्नेटरी है ईरान, वो क्यों रोकेगा उनको? आप जाएंगे तो मिलेगा क्या वहां पर? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अपनी अचीवमेंट्स में गिनवा रहे हैं वो, जो पहले 3 मरतबा हो चुका हुआ है। ठीक है, लिहाजा वैंस भी, मैंने कहा ना कि वो आई वॉश कह लीजिए, आप इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए, इसको अपनी कौम को शक्ल दिखाने के लिए कुछ तो कहना है ना उन्हें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज उनका मुंह चढ़ा रही हैं, बाकायदा मुंह चढ़ा रही हैं। देखें जो कल जो धमकी दी ट्रंप ने, उसका जवाब जरा देखें क्या आया ईरान से, बयान करना बहुत जरूरी है। कालिबाफ ने अमेरिका को मुतार रहने का मशवरा देते हुए कहा कि हमारी अफवाज हर हरकत का इफेक्टिव जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि अगर ट्रंप की धमकियों का हम पर कोई असर होता तो ट्रंप की मायूसी की यह हालत ना होती जिसका इजहार उसने कल अपनी ट्वीट में किया। वेरी करेक्ट, इट्स ए वेरी करेक्ट असेसमेंट। ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि इन धमकियों की कोई हैसियत नहीं है। आगे चलिए, जो इब्राहिम अजीजी हैं वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, वो कहते हैं तुम हमें धमकियां देते हो, हम कार्रवाइयां करते हैं। लुक एट द लेवल दोनों तरफ से क्या है। वो कहते हैं आपने हुर्मस तो ना तो आपका जाती कसीनो है और ना ही बैरी कजाक, जो ट्रंप ने कहा था कि हम बैरी कजाक है, ना ये बैरी कजाकों की जागीर है। लुक एट द स्टेटमेंट, मतलब कहने का ये है कि किसी भी तरीके से ईरानियन लीडरशिप और ईरानियन कौम मरऊब होने के लिए तैयार नहीं है। दे आर टॉकिंग टू द अमेरिकन्स एट इक्वल लेवल। बिल्कुल ठीक है, वो सुपर पावर के तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं हमसे, बिल्कुल इक्वल लेवल पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अब ना हरमुज अब किस तरह से गवर्न की जाएगी, कल के मुज़ाकरात में क्या फाइनली डिसाइड हुआ, जेडी वैंस का शॉट है उस हवाले से वो सुनते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इतनी बड़ी विक्ट्री, पहले तो ये तय कर ले हम कि बंद किसने कराई थी। वो तो खुली थी, आप हमलावर हुए, ईरान ने बंद कर दी, फिर मुज़ाकरात के जरिए आपने खुलवाई, फिर आपने नाकाबंदी कर दी, उन्होंने फिर बंद कर दी। अब फिर आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये तो खुली थी और इसे खुला रहना चाहिए। ईरानी वोटर्स हैं, वो इसके ऊपर निज़ाम अपना कायम करना चाहते हैं, वो उनका राइट है। इंटरनेशनल लॉज देख लें आप, इंटरनेशनल वाटर्स के जो ट्रीटीज हैं उनको देख लें आप। कहने का मतलब ये है, मैंने कहा ना कि दे हैव टू शो टू द पब्लिक समथिंग, कि बोंगी तो हमने मार ली जंग करके, लेकिन अब हमें चूंकि वापस आना पड़ रहा है, तो लेकिन देखेंगे हमारी अचीवमेंट है, ये है, ये है, ये बिल्कुल जालसाजी है। America has not won this war. America is on the losing end. Let there be no illusion about it. ठीक है जी। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने कहा आपसे कि ईरानियन लीडरशिप जो है वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। दे आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वीकनेस, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है बुखारी साहब, 60 रोज़ा मुज़ाकरात होने हैं और उसके बाद क्या लगता है आपको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री खोला जाएगा या ईरान विल टेक द फीस, जैसे वो बात करते हैं? देखिए, ये वो निटी-ग्रिटीज़ हैं जो तय होनी है। यकीनी तौर पर इस 60 रोज़ा मुज़ाकरात में एक राह निकलेगी जी। जैसा मैंने कहा कि इस किस्म के मुज़ाकरात जो होते हैं गिव एंड टेक की फ़िलॉसफी के ऊपर मबनी होते हैं। यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ गिव इन करना पड़ेगा ईरान को भी, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली वे करेंगे तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट ईरान विल बी ए विनर। ईरान हैज़ वन द वॉर इन इट। Iran is winning, finally won or not, it is winning the war on the diplomatic front. बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं बुखारी साहब कि ईरान इज विनिंग, और किन पॉइंट्स के ऊपर या किन बेसिस के ऊपर बुखारी साहब ये कह रहे हैं, ये ब्रेक से वापस आकर उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि जो कल के मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर एग्रीमेंट हुआ, यानी लेबनान के हवाले से ये डिसाइड किया गया कि एक डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा जो कि लेबनान में जंगबंदी के हवाले से उसकी ओवरऑल उसको लुक आफ्टर करेगा। अब्बास अरागची साहब कहते हैं कि दिस वुड बी द फर्स्ट टेस्ट कि आगे डील किस तरफ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही यहाँ पर जंगबंदी बरकरार रहेगी? इसराइल वुड एग्री? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मुज़ाकरात होने ही नहीं थे अगर ईरान का ये मौक़िफ़ तस्लीम न कर लिया जाता कि अगर लेबनान में जंगबंदी नहीं है तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो कैटेगोरिक स्टेटमेंट था बिफोर दे प्रोसीडेड एंड असेंबल्ड एट बर्गन स्टॉक। ठीक है, तो ये इराकची कह रहा है कि देखिए अब टेस्ट होना है इस सारी सूरत हाल का कि एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, कुछ बुनियादी नुकात पर इत्तफाक राय भी हो गया है, लेकिन द बिगिनिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट इज लेबनन। लेबनन से अगर इसराइली फौजें वापस नहीं जाएंगी तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि वो खुद भी ऑप्टिमिस्ट हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस एग्रीमेंट वो यही है, और 2-4 इशारे हमें जो मिले हैं वो ये है। एक तो पहली दफ़ा नेतन्याहू ने टीवी पर आके अपनी फ़ौजों को कहा है कि फायरिंग वहाँ जंगबंदी हो गई है, आप वहाँ फायर करना बंद करते हैं। पहले तो किसी ने नहीं कहा था ना, ये इसी का नतीजा है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये इलाके खाली करके लिबनानी हुकूमत को देंगे। ये भी नेतन्याहू का बयान है जी, उनकी मीडिया की जानिब से इस तरह जाहिर है, लेकिन वो उसको कोट किए बगैर तो हम मीडिया कुछ नहीं कह सकता ना। कहने का मतलब ये है कि यस, इराकची इज राइट कि द टेस्ट ऑफ दिस अकॉर्ड इज क्या लेबनान में जंगबंदी होती है या नहीं, और क्या लेबनानी इलाकों से इसराइली फौजी वापस जाते हैं कि नहीं। बुखारी साहब, क्या ईरान का ये फैसला कि सारे मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया है लेबनान के साथ, लेबनान के मामले के साथ बिल्कुल जोड़ दिया गया है, इनसेपरेबल है, तो बुखारी साहब क्या आपको नहीं लगता कि इसराइल यही चाहता है, दिस गिव्स इसराइल द पावर कि वो डिसाइड करें कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, एनी टाइम दे कैन सैबोटाज इट? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, नेतन्याहू इज़ नॉट ए फ्री एजेंट। वो अब तक अतराता रहा है इसलिए कि यूएस की कंडीशनल सपोर्ट उसके साथ रही है। ट्रंप एंड जेडी वैंस आर नाउ मेकिंग डिस्टेंस। जी, इस डिस्टेंस की वजह से वो परेशान है। इस वक्त जितने भी बयान उसके आ रहे हैं ना, वो उसकी उस परेशानी को जाहिर करते हैं कि आइसोलेट हो गया। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने। याद है ना आपको कि हमारे बगैर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। ईरान हैज पुट हिज फुट डाउन, नो वे, इजराइल विल नेवर बी पार्ट ऑफ इट। तो कहने का मतलब ये कि उसको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है हर लिहाज से। आप ये देखिएगा कि लेबनान में इसराइल एंड नेतन्याहू विल हैव टू गिव इन। ठीक है, इसके बगैर आगे नहीं। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो इराकची ने जो कही है वो ये कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, नाकाबंदी उठा ली गई है, कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं, जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था। अब तो ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है ना। हाँ जी, बुखारी साहब, आप ये बात करें कि ऑयल सैंक्शंस जो है वो 60 दिन के लिए ईरान से हटा दी गई हैं, इसका अल्टीमेटली ईरान को क्या फ़ायदा होगा, और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान ईरान से तेल अब खरीद सकेगा? देखिए, जो पाबंदियाँ उठी हैं उसमें ये इफ्स एंड बट्स जो है सिर्फ 3 हैं। एक ये कि आप शुमाली कोरिया को नहीं देंगे, एक आप क्यूबा को नहीं देंगे, और एक मुल्क और है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदेगा। और पाकिस्तान को बेहतर कीमत पर और जल्द रसाई होगी उसकी। हमारे तो बॉर्डर मिलते हैं ना, तो हमें तो वो जल्दी मिलेगा, चाहे वो रोड के जरिए आए, चाहे वो पाइपलाइन के जरिए आए, चाहे वो जहाज़ों के जरिए आए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ईरान का ऑयल खरीदने पर अब कोई पाबंदी नहीं है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान विल बी लार्जली बेनिफिटेड। इसलिए कि जो कुछ हमने ईरान के लिए कर छोड़ा है, जो हमने कर दिया है, उसके कुछ तकाजे तो हैं ना, सो वी विल सर्टेनली गेट प्रायोरिटी बाय द इरानियंस। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, मार्को रूबियो विजिट पर जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज के, और ये क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस लिए किया जा रहा है? देखिए, इस मिडिल ईस्ट की जंग ने 2-3 चीज़ें वाजे कर दी हैं। एक तो ये यकीन हो गया होगा वहाँ की रियासतों की लीडरशिप को कि अमेरिका विल नॉट कम फॉर देयर रेस्क्यू। क्या ये बात ठीक है या गलत है? जिस मुल्क पर भी रद्द अमल के तौर पर ईरान ने हमला किया है, कहीं देखा आपने कोई अमरीकी आया हो वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए?
एक ये रियलाइजेशन कि वो समझते थे कि अमेरिका हमारा मिनी गॉड है, ये हमें बचाएगा हर किस्म के एग्रेशन से। और जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि ईरान अपना रेवोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट करेगा और इस पूरे खित्ते में ईरानियन रेवोल्यूशन के तौर के ऊपर हुकूमतें जो है वो टॉपल हो जाएंगी, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ईरान का ऐसा कुछ करने का इरादा है। लिहाजा मार्को रूबियो को इसलिए भेजा गया कि खुदा के लिए जाके वहाँ पर जो हम पर अदम एतमाद है उसको बहाल करने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से निकल जाए। बुखारी साहब, कल 4 वज़ीर ख़ारजा का जो है वो मीटिंग भी हुई थी मिस्र के अंदर, कहीं ये उसी का रिएक्शन तो नहीं है? किस कमाल तरीके से आपने उस तरफ इशारा किया। जी, आप ठीक कह रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट किया है अमेरिका की इजाज़त से? नो। नाउ सऊदी अरेबियंस और इट्स लीडरशिप दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अमेरिका फॉर एनी रीजन, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। जब ये पैक्ट हो रहा था तो उस वक्त भी हमने अपने प्रोग्राम में भी कहा था और इशारे भी ऐसे थे कि दीगर मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। अब ये R4 जो है, जो रीजनल 4, ये इनकी आपस में के मुज़ाकरात जो हैं, दुआ करो ये जिस सिमत में जा रहे हैं उस सिमत में कामयाबी हो, फिर देखिएगा क्या होता है। ठीक है बुखारी साहब, एक और अहम विजिट कल ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान प्रोबेबली पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, तो ये किस नौयत का विजिट होगा? इसमें क्या इसकी नौयत जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है वो तो ये है कि पाकिस्तान ने चूँकि बहुत अहम किरदार अदा किया है और जैसा मैंने कहा कि अब सूरत हाल जो मंजरनामा सामने आ रहा है वो ये है कि ईरान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो एक तो ये ईरानियन रवायत में है मौजूद कि जो उन पर कोई एहसान करे वो उसके तशक्कुर के लिए उसके पास ज़रूर जाते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब सूरत हाल इस मुआहदे के बाद, यानी जंग के बाद की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान इज़ द क्लोजेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल एलाई ऑफ ईरान, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लिहाजा यहाँ मैं तवक्को कर रहा हूँ ये कि उनकी सिर्फ सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात नहीं होगी बल्कि उनकी मुलाकात हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनसे भी होगी और दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताउन मुझे बहुत बरक रफ्तारी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आप तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ लैक ऑफ ट्रस्ट होगा अब गल्फ कंट्रीज के दरमियान, बल्कि बिल्ड हो चुका है। लेकिन अमेरिका में तो कुछ और ही ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है कि अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम वो क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। मेरे ख्याल से ट्रंप के बाद ये दूसरा आदमी है जो अकल से आ रही है इसलिए कि जिस किस्म के दावे वो कर रहे हैं वो पागलपन की निशानी हो सकते हैं। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मैं आपको हवाला दूं कि ये तो खैर एक सेनेटर है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी खलीजी रियासतों के तमाम इम्पॉर्टेंट ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स को लाइन पर लेके। उन्होंने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सारे इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। 2 मिनट तक खामोशी, नोबडी सेड ए वर्ड एंड ही हैड टू पुट द क्रैडल डाउन। क्रैडल में वापस रिसीवर रखना पड़ा उसको इसलिए कि नोबडी रिस्पॉन्डेड टू हिज ख्वाहिश। ये भी पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं। ये ट्रंप विल हैव टू फेस ऑल दिस। नोबडी इज गोइंग टू बी ब्लैकमेल्ड ऑन दिस इब्राहिम अकॉर्ड। सबसे पहले तो हमसे कहना चाहिए था उनको, लेकिन दे नो व्हाट आवर पोजीशन इज। कहीं उन्होंने मुलाकात में ईरान से कहा है कि आप शामिल हो जाएं इसमें? नहीं होगा। और जो शामिल, मैं तो कहता हूँ जो शामिल हुए वो पछता रहे होंगे कि कैसे निकले इस अदाब से। Nobody is now in a position to give strength to Israel और नेतन्याहू for survival। बिल्कुल लिख लेंगे, तयशुदा बात है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अगर हम ओवरऑल एक कंपैरिजन करें, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी हमारी डील, तो आपको वाकई लगता है अब तक जिस तरफ जा रही है सिचुएशन के ओबामा डील से बेहतर डील कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप? कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए कि ओबामा ने कोई जंग जारी नहीं की थी। ओबामा ने कोई इंसानी खून रेजी जो है उसका हिस्सा नहीं बना था। इट वॉज ए पीसफुल डील। 6 ममालिक 5+1 कंट्रीज़ ने नेगोशिएशंस की थी और ईरान ने इसके नतीजे में अपनी 900 kg अफसूदा यूरेनियम जो है वो सरेंडर भी कर दी थी। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई कंपैरिजन, बिल्कुल जैसा मैंने कहा, कोई कंपैरिजन नहीं है उस डील में, बिकॉज दैट लेड टू पीस एंड व्हाट ट्रंप इज डूइंग दैट हैज लेड टू वॉर। वॉर किसी सूरत में भी कोई अच्छा ओमन नहीं है, ना जंग शुरू करने वाले के लिए, ना जिसके खिलाफ जंग शुरू की गई है उसके लिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंपैरिजन है, और मैं ये भी नहीं समझता
कि ट्रंप हैज़ अचीव्ड एनीथिंग। लेकिन बुखारी साहब, मुझे तो लगता है उस डील के नतीजे में 47 साल सैंक्शंस तो नहीं कंप्लीटली खत्म हुई थी। इस डील के नतीजे में डेफिनेटली ईरान वुड कम स्ट्रॉन्गर। इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, बिल्कुल वही सिचुएशन है बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, ट्रंप एक दफ़ा फिर नेटो पर भी बरस पड़े हैं और कुछ दिन पहले पीट हेग्सेथ भी 3.0 की बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप भी अगेन ये कह रहे हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर को उनके हवाले से बात कर रहे हैं, उनको मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी कभी मदद नहीं की है, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड ऑन यू एनीमोर। पहली बात तो ये है कि अब ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि इस जंग के नतीजे में उसने खोया क्या क्या है। नाटो का उनके असर से निकल जाना, जेर असर होने से निकल जाना छोटी बात नहीं है। NATO was the only force that Americans have been using for all their targets and objectives. यूरोप ने इस पूरी जंग में देखे ना नुकसान क्या है। यूरोप एज ए एलाई बिट्रेड अमेरिका बिकॉज इट वाज नॉट अ फेयर वॉर। NATO isolated itself because they never wanted to be part of this war. और क्या चाहिए, ये वो नुकसानात हैं जो अभी तो मातम होगा इसके ऊपर। अमेरिकन जो है वो मातम करेंगे इसके ऊपर, आप देखते रहिए। ठीक है बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल कि अब जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बतौर सालिस किरदार अदा करता रहा है, अमेरिका और ईरान में अगर एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है और सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ईरान के ऊपर से हटाई जाती हैं, तो फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी विल ड्रॉ। एक सी पैक की दुश्मनी जो है, जो उसकी मुखालफत के अंदर प्लान्स बनते थे, एक उसमें कमी आएगी। और दूसरा ईरान गैस पाइपलाइन, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा भी था, अगर रिस्टोर हो जाती है तो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस विल बी ओवर। और हम जिस स्पीड से डेवलप कर रहे हैं, जिस स्पीड से हमारे यहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अगर एनर्जी क्राइसिस हमारा ख़त्म हो जाता है तो वी विल बी ए नेशन रनिंग फास्ट टूवर्ड्स ए सिचुएशन जहाँ हम क्लेम कर सकें कि हम भी अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से निकल के एक नई सिमत में जो है वो सफ़र शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये डील जो है ये ईरान, अमेरिका और के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं।